गरीब बहू की अमीर सास बनी ढाल। रश्मि पूरे मन से एक क्लाइंट का मेकअप कर रही है। मेकअप के बाद क्लाइंट शीशे में अपना चेहरा देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है और कहती है, सचमुच रश्मि जी, आपने तो कमाल कर दिया। मैंने आज तक ऐसा मेकअप नहीं देखा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जब मेरा कोई क्लाइंट खुश होकर जाता है यहाँ से तो मैं अपनी सारी थकान भूल जाती हूँ। मेरे लिए आपकी संतुष्टि ही सबसे बड़ा इनाम है। तभी पार्लर के अंदर के केबिन से निधि बाहर आती है। वो रश्मि की होनहार स्टूडेंट है। वो कहती है, माम, आपने जो टास्क मुझे दिया था वो मैंने पूरा कर लिया। बहुत अच्छे निधि, बस यही लगन चाहिए। मैं बस क्लाइंट को फ्री करके अभी आती हूँ, फिर हम तुम्हारा काम चेक करती हूँ। निधि वहां से चली जाती है। फिर क्लाइंट रश्मि को पैसे देती है और मुस्कुराते हुए पार्लर से बाहर निकल जाती है। रश्मि बाहर हॉल में आती है जहां उसके बैच के बाकी स्टूडेंट्स भी अपना काम खत्म कर रहे हैं। रश्मि अपने स्टूडेंट्स के काम को गौर से देखती है और उनकी सराहना करते हुए कहती है, वाओ, आप लोगों ने आज बहुत ही अमेजिंग काम किया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग इतनी जल्दी सीख गए। आज आप लोगों की क्लास पूरी हो गई है और कल से नए बैच शुरू होंगे। मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ। माम, आपकी सिखाई हुई बातें हमेशा याद रहेंगी। आपने हमें सिर्फ मेकअप नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनना सिखाया है। देखो, जिंदगी में हमेशा कुछ अच्छा काम करना और हिम्मत मत हारना। औरतों को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और कभी किसी के पीछे नहीं रहना चाहिए। अपनी पहचान खुद बनाओ ताकि दुनिया तुम्हें तुम्हारे काम से जाने। क्लास खत्म होने के बाद रश्मि अपना पार्लर समेटती है और ताला लगाकर अपने घर की ओर निकलती है। रास्ते में वो देखती है कि निधि एक पार्क की बेंच पर बहुत उदास बैठी है। उसकी आंखों में नमी है। रश्मि उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, क्या हुआ निधि, तुम यहाँ इतनी उदास क्यों बैठी हो? अभी तो तुम बहुत खुश थी कि तुम्हारी क्लास पूरी हो गई। क्या बताऊं रश्मि मैम, मेरा कॉलेज तो खत्म हो गया है और मैं चाहती हूँ कि मैं आपका पार्लर फुल टाइम ज्वाइन करूँ और अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, लेकिन मेरे मम्मी पापा बिल्कुल नहीं मान रहे। वो कहते हैं कि लड़कियों को ये सब शोभा नहीं देता। ये तो गलत बात है, इसमें शर्मिंदगी वाली क्या बात है। चलो, मैं आज तुम्हारे घर चलकर उनसे बात करती हूँ, देखते हैं वो कैसे नहीं मानते। रश्मि निधि के साथ उसके घर पहुंचती है। निधि के माता पिता उसे देखकर थोड़ा हैरान होते हैं। रश्मि उन्हें बहुत ही शालीनता और तर्क के साथ समझाने की कोशिश करती है। अंकल आंटी, देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन लड़कियों को आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। कल को अगर खुदा न खास्ता आपके साथ या आपकी बेटे के साथ कोई समस्या हो जाए तो वो क्या करेगी? बेटा, समाज क्या कहेगा? हमारी नाक कट जाएगी अगर ये दूसरों का मेकअप करेगी। समाज तब काम नहीं आता आंटी जब घर में पैसे की किल्लत होती है। अगर आपकी बेटी स्टेबल है, आत्मनिर्भर है, तो वो अपने लिए और आपके लिए बहुत कुछ कर पाएगी। वो आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगी। आप एक बार इस बारे में ठंडे दिमाग से सोचना। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी खुद के पैरों पर खड़ी हो? बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर हमें अपनी सोच पर शर्म आ रही है। तुमने बहुत सही बात कही है। कल को हम रहे न रहे, निधि को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, हम तुम्हारे समझाने से समझ गए। कल से निधि तुम्हारे पार्लर आएगी। निधि बहुत खुश हो जाती है और रश्मि को गले लगा लेती है। रश्मि वहां से निकलकर अपने घर पहुंचती है। घर में उसके माता पिता और भाई विशाल उसका इंतजार कर रहे हैं। शांति उसे देखकर कहती है, बेटा, आज बहुत देर हो गई। हम सब तेरे लिए फिक्रमंद थे। हाँ माँ, रास्ते में निधि मिल गई थी। वो बहुत परेशान थी तो उसके घर चली गई थी उसे सपोर्ट करने, इसीलिए लेट हो गई। बेटा, तूने बहुत अच्छा किया। वैसे भी तू हमारे घर की बेटी नहीं, हमारा बेटा है। तूने जिस तरह से घर की जिम्मेदारियां उठाई हैं, हमें तुझ पर गर्व है। दीदी, पता है आपको मेरे कॉलेज के एग्जाम चालू होने वाले हैं। मुझे कुछ नई बुक्स और प्रोजेक्ट का सामान चाहिए। तू फिक्र मत कर विशाल, मैं कल सब कुछ तुझे दिला दूंगी। जो कुछ भी तुझे चाहिए तो बेझिझक मुझे बता दे। तेरी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दूंगी। बेटा, अपने पिताजी की दवाइयाँ ले आई, वो कल खत्म होने वाली थी। हाँ माँ, मैं दवाइयाँ ले आई हूँ और साथ में देखो क्या लाई हूँ। तुम्हारा सब्जी लाने वाला झोला फट गया था ना, देखो मैं ये नया सब्जी लाने वाला मजबूत झोला और तुम्हारे लिए एक छोटा सा पर्स भी लाई हूँ। बेटा, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। तू सचमुच हमारी बेटी नहीं, बेटा है। भगवान हर घर ऐसी औलाद दे। जहां एक तरफ आजाद ख्यालों वाली रश्मि है तो वहीं दूसरी तरफ आर्यन की दकियानूसी सोच वाला परिवार। यह है शहर का एक अमीर और आलीशान बंगला। यहाँ आर्यन का परिवार रहता है। डाइनिंग टेबल पर घर के सभी बड़े सदस्य खाना खा रहे हैं। तभी आर्यन की दादी सविता कहती हैं, अब हमारी बेटी स्नेहा की शादी की उम्र हो गई है और आर्यन के लिए भी अब बहू देखना शुरू कर देना चाहिए। मुझे घर के लिए एक संस्कारी, सीधी सादी और सुशील बहू चाहिए जो घर की मर्यादा समझे। माँ जी,
मेरी एक पुरानी सहेली है, उसकी बेटी बहुत अच्छी है, संस्कारी भी है। क्या हम उसका विचार कर सकते हैं? कमला, यहाँ किसी को तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं पता कि हमारे यहाँ औरतें बड़े फैसले में नहीं बोलती। चुपचाप अपना काम करो। मैं इसे कब से यही बात समझा रही हूँ कि हमारे यहाँ औरतों को बोलने की परमिशन नहीं है, लेकिन इसके दिमाग में ये बात घुसती ही नहीं है। जाओ अंदर जाकर थोड़ी सब्जी लेकर आओ। कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप उठकर रसोई की तरफ चली जाती है। आर्यन ये सब देख रहा है और उसे बहुत बुरा लगता है। वो अपने पापा से कहता है, पापा, आपको माँ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने सिर्फ एक सुझाव ही तो दिया था। आर्यन, ज्यादा मुंह मत चलाओ। हमारे यहाँ औरतों की बात नहीं सुनी जाती और यही इस घर का दस्तूर है। अब तुम्हारे ऑफिस का टाइम हो रहा है, तुम नाश्ता खत्म करो और जाओ। मैं और माँ जी लड़की के बारे में डिस्कस कर लेंगे। कोई अच्छी लड़की होगी तो हम तुम्हें बता देंगे। सभी लोग नाश्ता करके टेबल से उठकर चले जाते हैं। उसके बाद आर्यन रसोई में अपनी माँ कमला के पास आता है और कहता है, माँ, इन लोगों का व्यवहार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये लोग आपको और स्नेहा को कभी सम्मान नहीं देते। बेटा, तुम्हारे घर वाले शुरू से ही ऐसे स्ट्रिक्ट हैं। इस घर की दीवारों में औरतों की खामोशी ही गूंजती है। मैंने तो अपनी नियति मान ली है, पर तुम टेंशन मत लो, तुम जाओ ऑफिस। कमला के कहने पर आर्यन ऑफिस चला जाता है। रात को कमला सबके लिए खाना लगा रही है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। तभी आर्यन कहता है, माँ, तुम भी खाना खाने बैठ जाओ ना, हम सब साथ में खाते हैं। नहीं आर्यन, हमारे घर की बहुएं सबके साथ बैठकर खाना नहीं खाती। पहले घर के मर्द खाते हैं, फिर औरतें। ये संस्कार मत भूलो। अरे माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, आज उन्हें शायद भूख लगी होगी। अभी थोड़ी देर में कुछ नहीं होता। कमला को अपनी मर्यादा पता है। बेटा, तुम खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खड़ी हूँ सर्व करने के लिए। तुम खाना शुरू करो। कमला के ऐसा कहने पर आर्यन खाना खाने लगता है। तभी नितेश कहता है, मैंने पंडित जी को बोल दिया है, अभी रात को वो आएंगे और वो आर्यन के लिए एक लड़की के बारे में बता रहे थे, तो हम लड़की की फोटो भी देख लेंगे। बातें करते हुए सभी लोग खाना खा लेते हैं और फिर हॉल की तरफ चले जाते हैं। रात को पंडित जी आते हैं। वो रश्मि की फोटो दिखाते हुए कहते हैं, अरे बहुत अच्छी लड़की है, ये आर्यन की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी इसके साथ। बस कमी सिर्फ इतनी है कि ये लोग आपकी तरह धनवान नहीं हैं। पंडित जी, भगवान की दया से हमारे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। हमें तो बस अच्छी लड़की चाहिए। माँ, लड़की तो सुंदर है और खानदान भी ठीक लग रहा है। आर्यन, तुम भी देख लो। हाँ पापा, लड़की बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन माँ आप भी देखो ना, आपको कैसी लगी? मैं तो माँ की ही पसंद से शादी करूंगा। आर्यन, हमारे यहाँ औरतों की पसंद नहीं चलती बेटा। हमको लड़की पसंद आ गई, बस बात खत्म। और पंडित जी, कल ही हम रिश्ता लेकर उनके घर चलेंगे। अगले दिन नितेश, सविता और आर्यन रश्मि के घर पहुंचते हैं। रश्मि का व्यवहार सबको मोह लेता है। रश्मि सिर झुकाकर सबकी सेवा करती है। नितेश कहता है, हमें लड़की बहुत पसंद है, इसकी सादगी ही इसकी खूबसूरती है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। ठीक है, फिर शगुन रख दो। रिश्ता पक्का हो जाता है। मेहमानों के जाने के बाद रश्मि की माँ शांति खुश होते हुए रश्मि से कहती है, बेटा, तू हमेशा एक बड़ा पाला डालना चाहती थी ना। तेरे ससुराल वाले बहुत अमीर हैं, अब तो तेरा हर सपना पूरा हो जाएगा। हाँ माँ, और अगर मेरा सपना पूरा हुआ तो मैं उन औरतों की मदद करूंगी जिन पर जुल्म होता है, जिन्हें आजादी नहीं मिलती, जिनको पैसों की जरूरत होती है। मैं उन सब के लिए काम करूंगी। बेटा, तेरा तो हर नेक सपना पूरा होगा। भगवान तुझे बहुत खुशियां दे। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी पड़ोस की एक आंटी भी बधाई देने आती हैं। रश्मि, अब तो तू इतने बड़े ससुराल में जा रही है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अब तो तू हमारी गली की शान बन जाएगी। कुछ दिनों के बाद धूमधाम से रश्मि और आर्यन की शादी हो जाती है। रश्मि विदा होकर आर्यन के घर पहुंचती है। वो गृह प्रवेश करती हैं। सभी उसे हॉल में बिठाते हैं। घर बहुत बड़ा है, लेकिन रश्मि को एक अजीब सी घुटन महसूस होती है। उसने भारी लहंगा पहना हुआ है और लंबा घूंघट निकाला हुआ है। उसे बहुत गर्मी लग रही है। वो धीरे से अपना घूंघट थोड़ा ऊपर करती है ताकि हवा मिल सके। ये देखकर सविता कहती है, ये क्या तमाशा है रश्मि, हमारे यहाँ बहुएं घूंघट ऊपर नहीं करती। अपनी सास कमला को देखो, इतने साल बाद भी वो मर्यादा में रहती है। यहाँ तक कि मैं भी हमेशा सर ढक कर रखती हूँ। ये संस्कार यहाँ नहीं चलेंगे। रश्मि डर जाती है और तुरंत घूंघट नीचे कर लेती है। कमला उसे सहानुभूति भरी नजरों से देखती है। थोड़ी देर बाद सविता स्नेहा से कहती है, जाओ बेटा, अपनी भाभी को उसके कमरे में छोड़ दो, वो भी आराम कर लेगी। स्नेहा रश्मि को उसके कमरे में छोड़ देती है। रात को रश्मि कमरे में आर्यन से बात करती है। आर्यन, ये कैसी बात है? दादी जी इतना चिल्ला रही थी, मुझे तो ये भारी कपड़े भी नहीं पहने जा रहे। इतना लंबा घूंघट मैं दिन भर कैसे डालूंगी? मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। रश्मि, मैं जानता हूं तुम्हें परेशानी हो रही होगी, लेकिन हमारे घर में औरतों के लिए यही नियम है। सालों से यही चलता आ रहा है।
आर्यन, नियम तो इंसानों के लिए होते हैं ना। मैं इस नियम को लंबे समय तक नहीं मान पाऊंगी क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। मैं घुट घुट कर नहीं जी सकती। ठीक है बाबा, अभी तो तुम नई नई आई हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है तुम्हारी वजह से सब बदल जाए। फिलहाल तुम थकी होगी, ये भारी कपड़े बदल लो और सो जाओ, बाकी बातें कल करेंगे। रश्मि खुश हो जाती है और कपड़े बदलकर सो जाती है। अगली सुबह वो सोकर उठती है और घर के कामकाज के लिए एक साधारण सा सूट पहनकर हॉल में आती है। उसे देखते ही सविता कहती है, रश्मि, ये क्या हुलिया बना रखा है? हमारे घर की बहुएं सूट नहीं पहनती। जाओ और भारी साड़ी पहन कर आओ। कमला, इसे अपनी भारी साड़ियां और जेवर दो। माँ जी, ये अभी नई है, इसे आदत नहीं है। चुप रहो कमला, इसे अभी के कायदे सिखाने होंगे। कमला रश्मि को लेकर अंदर कमरे में जाती है और वो उसे एक भारी साड़ी और गहने देते हुए कहती है, बेटा ये लो, मैं तुम्हारे लिए अपनी तरफ से ये सुहाग का सिंदूर लाई हूँ, इसे लगा लो। माँ जी, मुझे इतनी भारी साड़ी पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आज तो मैं आपकी बात मानकर पहन लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है अभी कुछ रस्में बाकी हैं, फंक्शंस हैं, लेकिन बाद में तो मैं हल्के सूट ही पहनूंगी। मुझसे साड़ी मैनेज नहीं होती। रश्मि की बात सुनकर कमला मनी मन सोचती है, इस बच्ची को कैसे बताऊं कि यहाँ हर कदम पर बंदिशें हैं। कमला गहने और कपड़े देकर वहां से चली जाती है। रश्मि भी उन गहनों और भारी साड़ी को पहनकर घूंघट निकालकर बाहर आ जाती है। तब तक मोहल्ले की सारी औरतें आ चुकी थी। मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाती है। बहू तो बहुत प्यारी है कमला जी, आपकी पसंद तो माननी पड़ेगी। सभी आरती रश्मि से बात करने लगती हैं। रश्मि को एक औरत की बात पर बहुत हंसी आती है और वो खिलखिलाकर हंसने लगती है। ये देखकर सविता रश्मि के कान में कहती है, रश्मि, ऐसे पागलों की तरह हंसना बंद करो। औरतों को धीरे हंसना चाहिए, दांत नहीं दिखने चाहिए। ये हमारे खानदान की सभ्यता नहीं है। रश्मि एकदम चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो जाती है और सभी औरतें अपने अपने घर की तरफ निकल पड़ती हैं। औरतें बाहर जाकर बातें करती हैं। काय का अमीर खानदान, यहाँ तो औरतों को हंसने तक की आजादी नहीं है, सब बेकार है। लड़कियाँ यहाँ सिर्फ पिंजरे में कैद रहती हैं। हाँ भाई, मैंने तो सुना है यहाँ औरतों को कहीं जाने आने की भी इजाजत नहीं है, सब कुछ मर्दों के हिसाब से चलता है। इधर घर के अंदर सविता कमला और रश्मि को हिदायत देती है, जाओ रश्मि रसोई में और आज खाना तुम बनाओगी। खाने में रजवाड़ी थाली बनाना, दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी, यही हमारे घर का स्वाद है। जी दादी जी, मैं ये सब बना लूंगी और साथ में मैं अपनी पसंद की एक पनीर की सब्जी और पुलाव भी बनाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है। नहीं, हमारे घर की औरतों की पसंद से खाना नहीं बनता। यहाँ मर्दों की पसंद सर्वोपरि है, जो कहा है वही बनाओ। दादी जी, ये कौन सी बात हुई? खाना तो सबकी पसंद का होना चाहिए ना, आखिर हम सब साथ मिलकर खाएंगे। बहस मत करो, जाकर काम शुरू करो। रश्मि रसोई में जाती है और भारी मन से खाना बनाती है। जब खाना तैयार हो जाता है तो सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। तभी रश्मि अपनी सास से कहती है, आइए माँ जी, हम लोग भी साथ में खा लेते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। रुको, तुम अभी नहीं खा सकती, पहले नितेश और आर्यन और हम लोग खाएंगे, फिर तुम दोनों। और दादी जी, ऐसा क्यों? हम साथ में क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि ये हमारे घर का दस्तूर है रश्मि, और तुम बहुत मुंह चलाने लगी हो। पर दादी जी, आप भी तो इस घर की बहू हो, आप क्यों खा रही हो? क्योंकि मैं इस घर की मालकिन हूँ, मैंने भी सालों तक अंत में ही खाना खाया है। अब अगर तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया हो तो चुपचाप खड़ी रहो। रश्मि खामोश हो जाती है। सभी लोग खाना खाते हैं और उसके बाद वहां से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद रश्मि और कमला खाना खाने बैठती हैं। तब कमला रश्मि से कहती है, बेटा, तुझे बुरा लगा होगा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इस घर के दस्तूर ऐसे ही हैं। माँ जी, वक्त के साथ दस्तूरों को बदल जाना चाहिए। घिसट घिसट कर जीना दस्तूर नहीं, जुल्म है। हमने बहुत कोशिश की रश्मि, पर कुछ नहीं बदला। माँ जी, शायद इस घर को कभी ऐसा कोई मिला ही नहीं जो इन दस्तूरों की जड़ें हिला सके, लेकिन अब इस घर के दस्तूर बदलेंगे, आप चिंता मत कीजिए। कमला पहली बार रश्मि की आंखों में एक अजीब सी बगावत और आत्मविश्वास देखती है। उसे लगता है कि शायद रश्मि ही वो चिंगारी है जो इस घर के अंधेरे को दूर करेगी। अगले दिन स्नेहा कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर आती है। उसने जीन्स और टॉप पहना है। ये देखकर नितेश स्नेहा को थप्पड़ मारता है और फिर कहता है, ये क्या गंदगी पहनी है तुमने? हमारी घर की लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती। पापा, आज कॉलेज में गैदरिंग है, ड्रेस कोड है ये। बंद कर दो ऐसा कॉलेज जहाँ नंगापन सिखाया जाता है। जाओ और कपड़े बदल कर आओ। पापा, एक जवान लड़की पर हाथ उठाना बिल्कुल गलत है। जीन्स पहनने में क्या बुराई है? आर्यन, अपनी बीवी को समझा ले, वरना अंजाम बुरा होगा। रश्मि, चलो अंदर। आर्यन, ये गलत है, औरतों को पैर की जूती समझना बंद करना होगा। रश्मि, बदलाव इतनी जल्दी नहीं आते।
ऐसा कहते हुए आर्यन रश्मि का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दोपहर जब नितेश और आर्यन ऑफिस जा चुके थे और सविता अपने कमरे में आराम कर रही थी, रश्मि के दबे पांव कमला के पास जाती है और कहती है, माँ जी चलिए, आज मैं आपको बाहर लेकर चलती हूँ। बहुत दिन हो गए आपको घर की चारदीवारी में कैद रहते हुए। आज हम शॉपिंग करेंगे। क्या कर रही है बेटा, पागल हो गई है क्या? हमारे यहाँ औरतों की पसंद की शॉपिंग नहीं चलती। जो साड़ियाँ नितेश जी लाते हैं वही हमें पहननी पड़ती है, और माँ जी को पता चल गया तो घर पर सर उठा लेंगी। माँ जी, दादी जी सो रही हैं और आर्यन से मैंने बात कर ली है, वो हमें सपोर्ट करेंगे। आखिर कब तक आप दूसरों की पसंद को अपना बनाएंगी? आज आप अपनी पसंद की साड़ी और अपनी पसंद की लिपस्टिक चुनिएगा। रश्मि की जिद के आगे कमला को झुकना पड़ता है। वो दोनों तैयार होकर बाहर जाने ही वाली थी कि तभी सविता देवी हॉल में आ गई। उनकी तीखी नजरें रश्मि और कमला के तैयार होलिये पर जमी थी। ये कहाँ की तैयारी हो रही है कमला? ये बहू को कहाँ ले जा रही है? अरे दादी माँ, मैं तो बस माँ जी को जरा ताजी हवा खिलाने और थोड़ी शॉपिंग करवाने ले जा रही हूँ। और सुनिए, मैं आपके लिए भी एक बहुत ही सुंदर रेशमी साड़ी लेकर आऊंगी। आर्यन ने कहा है कि आज वो हमें बाहर लेकर जाएंगे। तभी आर्यन भी वहां आ पहुंचता है और कहता है, हाँ दादी माँ, जाने दीजिए ना, घर में बोर हो रही होंगी दोनों, मैं इन्हें लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, पर जल्दी वापस आ जाना। हमारे खानदान की औरतें ज्यादा देर गलियों में नहीं घूमती। सविता के ऐसा कहने के बाद वो दोनों आर्यन के साथ शहर के सबसे बड़े मॉल में जाते हैं और वहां पर अपनी सास को कपड़े दिखाते हैं। कमला ने एक गहरे नीले रंग की साड़ी चुनी जो उसे बहुत पसंद थी, लेकिन नितेश को नापसंद होने के कारण उसने ये कलर कभी नहीं खरीदा था। रश्मि ने उसे मैचिंग लिपस्टिक और चूड़ियां भी दिलाई। शॉपिंग करने के बाद वो चाट सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने साथ बैठकर कमला का पसंदीदा चाट खाई। कमला के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो रश्मि के लिए किसी मेडल से कम नहीं थी। शाम को दोनों घर आ जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रश्मि अपनी सास को कमरे में जाती है और उसके पास बैठकर उससे कहती है, माँ जी, आपको गाना गाने का बहुत शौक है ना? आर्यन बता रहा था कि शादी से पहले आप बहुत अच्छा गाती थी, कभी आपने अपने बारे में बताया नहीं। बेटा, वो सब एक सपना सा लगता है अब। मुझे शास्त्रीय संगीत में बहुत दिलचस्पी थी। मेरा सपना था कि मैं मंच पर गाऊं, लेकिन इस घर में आने के बाद सुर और ताल सब बंदिशों में दब गए। यहाँ तो जोर से हंसना भी गुनाह है, गाना तो दूर की बात है। माँ जी, आज कोई नहीं सुनेगा, हम अपने कमरे में हैं। प्लीज मेरे लिए गाना गाइए ना, प्लीज। कमला ने झिझकते हुए एक पुराना राग छेड़ा। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी खनक और दर्द था। वो अपनी सुध बुध खोकर गा रही थी कि सविता अचानक कमरे के दरवाजे पर आती है और कहती है, ये क्या बेशर्मी है कमला? इस उम्र में ये नाच गाना शोभा देता है? घर में शांति रखो, इसे कोठा मत बनाओ। रश्मि, आज के बाद अगर इस घर में गाने की आवाज आई तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहकर सविता वहां से चली जाती है। रश्मि को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे समय बीतता जाता है। एक दिन नितेश शाम को घर आता है और कहता है, हमारी रिश्तेदारी में एक शादी है, कल शाम को हम सबको चलना है। अगली शाम रश्मि अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसे देखकर आर्यन कहता है, रश्मि, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, लेकिन बाल बांध लो और थोड़ा सिर पर पल्लू ले लो। आर्यन, ये मेरी खुशी है। मैं अपनी खूबसूरती को इन बेड़ियों में नहीं बांधूंगी। बाल खुले रखना कोई गुनाह नहीं है। रश्मि की बात सुनकर आर्यन चुप हो जाता है। फिर जब रश्मि और आर्यन हॉल में आते हैं तो सविता उसे देखते ही आग बबूला हो जाती है और कहती है, रश्मि, ये क्या हुलिया है? हमारी घर के बहुएं इस मॉडर्न लुक में बाहर नहीं जाती। जाओ, बाल बांधो और जेवर पहनो। दादी माँ बूढ़ी हो गई है ना, आपको मॉडर्न लुक और संस्कारी लुक का फर्क शायद अब समझ में नहीं आता। आज के दौर में ऐसे ही रहा जाता है। देखिए, स्नेहा भी कितनी खुश है मुझे देखकर। हाँ दादी माँ, भाभी तो कमाल लग रही है। तो चुप रहे, तेरा मुंह बहुत चलने लगा है। रश्मि, आखिरी बार कह रही हूँ, जाकर ठीक से तैयार होकर आओ। हमारे यहाँ बहु संस्कारी होती है, मॉडर्न नहीं। अब रश्मि कमरे में जाती है और बालों को बांधकर गहने पहनने लगती है। तभी आर्यन वहां आता है। आर्यन को देखकर रश्मि कहती है, मिल गई तुम्हारे घर वालों को ठंडक। क्या हो जाता अगर मैं वैसे चली जाती? आर्यन, तुम्हारे घर में इतने सारे रूल्स क्यों हैं? रूल्स तो इंसानों के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ देखकर लगता है कि इंसान रूल्स के लिए बनाए गए हैं। उसके बाद भी सभी लोग शादी में जाते हैं। शादी में रश्मि की मुलाकात निधि से होती है और वो रश्मि से कहती है, अरे रश्मि मैम, आप यहाँ? आपका पार्लर तो बंद पड़ा है, आपको उसे फिर से शुरू करना चाहिए। आप जैसी हुनरमंद लड़की का घर में बैठना नाइंसाफी है। हाँ, मैं जल्दी ही कुछ सोचूंगी। निधि रश्मि से बातें कर ही रही थी कि तभी सविता देवी वहां आ जाती हैं और रश्मि को जोर से बात करते देखकर उससे कहती हैं, रश्मि, धीरे बात करो। औरतों की आवाज दूसरों के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ये खानदान की मर्यादा के खिलाफ है। सविता की बात सुनकर रश्मि चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो लोग घर आ जाते हैं। घर वापस आने के बाद रश्मि मन ही मन सोचती है,
अब बहुत हो गया, मुझे इन बंदिशों को तोड़ना पड़ेगा। मुझे अभी जीवन में बहुत कुछ करना है। अगली सुबह जब सब हॉल में बैठे थे, रश्मि हॉल में आती है और सभी लोगों से कहती है, दादी माँ, पिताजी, माँ जी, मैं अपना ब्यूटी पार्लर फिर से शुरू करना चाहती हूँ। हाँ रश्मि, बहुत अच्छी ब्यूटिशियन है, अगर ये कुछ करना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है। कमला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? हमारे घर की बहू बाहर जाकर परायों का मेकअप करेंगी? क्या हमारे पास पैसों की कमी है? ये काम नीच लोगों का है, हमारे खानदान का नहीं है। रश्मि, हमारे यहाँ औरतें बंदिश में रहती हैं और यही इस घर की शोभा है। पर माँ जी, जरूरी तो नहीं कि जो बंदिशें हमने झेली वो बहू भी झेले। वक्त बदल गया है। यह सुनकर नितेश कमला को एक थप्पड़ लगाता है और कहता है, तो बहू को गलत दिशा में ले जा रही है, तुझे अभी तक अकल नहीं आई। पापा, आपकी हिम्मत कैसे हुई माँ जी पर हाथ उठाने की? क्या आपको पता है कि औरतों पर हाथ उठाना कितना बड़ा कानूनी जुर्म है? आप इस घर के मालिक हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं। हमारे यहाँ कानून आदमियों से चलता है, औरतों से नहीं। ये आपकी गलतफहमी है। कानून ना औरतों का है ना आदमियों का, कानून इस देश के नागरिकों का है। माँ जी की शराफत है कि वो चुप हैं, वरना आपको जेल की हवा खानी पड़ती। रश्मि गुस्से में कमला को लेकर उसके कमरे में चली जाती है। कमला फूट फूट कर रोती है। तब रश्मि कहती है, माँ जी, आप क्यों ये सब सहती हैं? आप इनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाती? ये सब गलत है। बेटा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। मैंने बचपन से ही समर्पण देखा है, लेकिन मुझे आज अपनी कहानी याद आ रही है। शादी के पहले दिन ही जब मैं आई तो माँ जी ने कहा, देखो कमला, हमारे यहाँ औरतें घूंघट में रहती हैं और बड़ों के बीच में नहीं बोला करती, और खाना वो सबसे आखिर में खाया करती हैं। और हाँ, यहाँ जोर से हंसने और बाहर जाने की भी परमिशन नहीं है। तुम ये सारी बातें ध्यान में रखकर चलना। कमला हाँ कह देती है। समय बीतता है और कमला घूंघट में रहने लगती है। एक दिन कमला अपने कमरे में बैठे वाद्य यंत्र बजाते हुए गाना गा रही थी। तभी सविता और नितेश वहां आते हैं। सविता गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में गाना गाने की? हमारा घर नचनिया और गवैयों का नहीं है, यह है शरीफों का घर है। नितेश, इसका वाद्य यंत्र तोड़कर फेंक दो और आज के बाद ध्यान रहे कि कभी इस घर में नाच गाना ना हो। नहीं नितेश जी, ऐसा मत कीजिए। माँ जी, मुझे मेरा सपना पूरा करने दीजिए। मैंने बचपन से साधना की थी। माँ जी सही कह रही है, तुम हमारे घर की मर्यादाओं को नहीं लांघ सकती। समय बीतता गया और समय की इस बहती हुई धारा में मैं भी बह गई और अपने सपनों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। माँ जी, आपने जो झेला मैं वो अब और नहीं होने दूंगी। अब बदलाव का वक्त आ गया है। बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, तो अपना सपना जरूर पूरा करेगी। मैं अब और नहीं डरूंगी। अगले दिन रश्मि तैयार होकर बाहर जाने लगती है। तभी सविता कहती है, कहाँ जा रही हो रश्मि? मैंने कहा था ना कि तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं पार्लर जा रही हूँ दादी माँ, ये मेरा अधिकार है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अंदर जाओ अभी। तभी कमला बीच में आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, क्यों आप इसके सपनों को तोड़ना चाहते हैं, जैसे आपने मेरे सपनों को तोड़ा था? क्या बिगाड़ा है इस बच्ची ने आपका? ये सिर्फ अपना हुनर दिखाना चाहती है। कमला, तेरी जबान बहुत लंबी हो गई है। हाँ माँ जी, वक्त के साथ जुबान का लंबा होना जरूरी है। रश्मि पार्लर जाएगी और मैं खुद उसे छोड़ने जाऊंगी। ये मेरा हुक्म है, कोई कहीं नहीं जाएगा। पापा, अगर भाभी कुछ करना चाहती है तो उन्हें करने दीजिए ना। आप हमेशा सबको दबाकर क्यों रखते हैं? स्नेहा, तू भी बहुत बोलने लगी है। आज से तेरा कॉलेज जाना बंद। कल से हम तेरे लिए रिश्ता देखेंगे। बस बहुत हो गया। अब औरतों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। अगर स्नेहा का कॉलेज बंद हुआ तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। क्या तू हमें धमकी दे रही है? निकल जा इस घर से। यह सुनकर कमला शांत होकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। वो खाना पीना छोड़ देती हैं। ऐसे पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन कमला अपने कमरे से बाहर नहीं आती। अगले दिन शाम को आर्यन अपने पिताजी और दादाजी से कहता है, पापा, दादी माँ की बात मान लीजिए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमें दे दी। क्या हम उनकी छोटी सी खुशी भी पूरी नहीं कर सकते? आर्यन की बात सुनकर घर में एक बैठक होती है जिसमें परिवार के सभी लोग हिस्सा लेते हैं। सविता हार मानते हुए कुछ शर्तें रखती है। ठीक है, अगर बहू पार्लर जाना चाहती है तो जाए, लेकिन शर्त यह है कि वो सीधे वहां जाएगी और वहां से सीधे घर आएगी और हमेशा साड़ी ही पहनेगी। ठीक है दादी माँ, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। बस मुझे काम करने की अनुमति दीजिए। अगले दिन कमला खुद रश्मि को पार्लर लेकर जाती है। रश्मि का पार्लर फिर से शुरू होता है और ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। रश्मि अपनी कमाई से अपने मायके वालों को भी सपोर्ट करने लगती है। लेकिन एक दिन घर में फिर एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। जब स्नेहा का कॉलेज सच में बंद करवा दिया गया, तब रश्मि स्नेहा को समझाते हुए कहती है, स्नेहा तू फिक्र मत कर, मैं तेरा साथ दूंगी, तू जरूर कुछ करेगी। तभी कमला वहां आती है और कहती है, बेटा, पहले रश्मि को पैरों पर खड़ा हो जाने दो, फिर हम तेरे लिए भी लड़ेंगे। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रश्मि को पार्लर में एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला।
एक अमीर घर की दुल्हन का मेकअप करने के लिए उसे बाहर जाना था। जब सविता को यह बात पता चलती है तो वो कहती है, बाहर जाकर मेकअप करोगी? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। घर की बहू होटल नहीं घूमेगी। जब वो काम कर ही रही है तो बाहर जाने में क्या बुराई है? मैं खुद उसके साथ जाऊंगी। कमला की जिद के आगे सविता और नितेश को हार माननी पड़ती है। कमला और रश्मि उस ब्राइडल मेकअप के लिए जाती हैं। रश्मि ने दुल्हन को ऐसा सजाया कि सब देखते रह गए। वहां दुल्हन की बहन शीतल रश्मि से कहती है, रश्मि जी, आप इतनी हुनरमंद हैं। अगले महीने शहर में एक बड़ा नेशनल ब्यूटी कंपटीशन है, आपको इसमें भाग लेना चाहिए। बेटा तुम जरूर भाग लो। रश्मि का नाम लिखवा दीजिए आप, पैसे मैं दूंगी। ऐसा कहकर कमला ने उसे कंपटीशन के लिए रश्मि का नाम दे दिया। वो लोग घर आ जाते हैं। फिर रश्मि कंपटीशन की तैयारी शुरू कर देती है। वो रात भर जाकर प्रैक्टिस करती है और कमला उसे चाय और जूस पिलाकर उसका हौसला बढ़ाती। दोनों सास बहू अब एक मजबूत टीम बन चुकी थी। स्नेहा भी अपने भाभी की छुप छुप कर मदद किया करती थी। ऐसे दिन बीतते हैं और कंपटीशन का दिन नजदीक आ जाता है। रश्मि तैयार होती है, तभी कमला वहां आती है तो रश्मि कमला से कहती है, माँ जी, आज प्रैक्टिस करते हुए मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मैं हार गई तो दादी जी और ससुर जी को तो बस बहाना ही मिल जाएगा मुझे घर में कैद करने का। तू हारने के बारे में सोच रही हो? ऐसा क्यों बेटा? तूने जो हिम्मत दिखाई है वही तेरी सबसे बड़ी जीत है। तू बस अपने हुनर पर ध्यान दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तभी पीछे से स्नेहा आती है और रश्मि से कहती है, भाभी आप तो बेस्ट हो। मैंने आपके कल वाले लुक्स देखे थे, वो तो इंटरनेशनल लेवल की लग रहे थे। आप जरूर जीतेंगी। वो लोग ये बात कर ही रही थी कि तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सविता वहां आ जाती है और मेज पर फैले हुए मेकअप प्रोडक्ट्स को देखकर कहती है, ये क्या तमाशा लगा रखा है आधी रात को? रश्मि, मैंने तुझे पार्लर जाने की इजाजत दी थी, घर को कूड़ा खाना बनाने की नहीं। ये क्या लिख रही हो तुम कागजों पर? दादी माँ, वो बस में कुछ नए प्रोडक्ट्स के बारे में नोट्स बना रही थी। बस अभी सोने ही वाली थी। ये सब बंद करो। कल सुबह तुझे जल्दी उठकर पूजा का प्रसाद बनाना है। ये फालतू के शौक घर की शांति भंग कर रहे हैं। कमला, तो इसे शह देना बंद कर, वरना अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहकर सविता चली जाती है। सविता के जाने के बाद कमला रश्मि को हिम्मत देती है और सभी अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन कमला हॉल में आकर सभी लोगों से कहती है, आज रश्मि के पार्लर में एक बहुत बड़ा ब्राइडल ऑर्डर है। मुझे भी उसके साथ जाना पड़ेगा क्योंकि आज बहुत काम है। हम शाम तक वापस आ जाएंगे। जाओ, पर याद रहे शाम की आरती से पहले घर में आ जाना। कमला और रश्मि कंपटीशन वेन्यू पर पहुंचते हैं, जहां पर बड़े बड़े कैमरामैन, मॉडल्स और जज वहां मौजूद थे। कंपटीशन शुरू होता है। रश्मि ने अपनी मॉडल को मॉडर्न इंडियन ब्राइडल का लुक दिया। उसकी सफाई और क्रिएटिविटी देखकर जज दंग रह गए। जब नतीजों की घोषणा हुई तो हॉल तालियों से गूंज से भर गया। और इस साल की नेशनल ब्यूटी कंपटीशन की विनर हैं रश्मि आर्यन। रश्मि की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो स्टेज पर गई और उसे ट्रॉफी और एक बड़ा चेक दिया गया। मीडिया वालों ने उसे घेर लिया। उसके बाद रश्मि ने माइक पर कहा, ये जीत मेरी नहीं, मेरी सासू माँ की है, जिन्होंने मेरा साथ तब दिया जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ थी। घर पर नितेश और सविता टीवी देख रहे थे। अचानक न्यूज चैनल पर रश्मि का चेहरा चमक उठा। उसे ट्रॉफी लेते देखकर नितेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नितेश गुस्से से बोला, यह क्या बदतमीजी है? यह हमारी बहू टीवी पर क्या कर रही है? कमला ने हमसे झूठ बोला। इसने हमारे खानदान की नाक कटा दी। लोग क्या कहेंगे नितेश? हमारी बहू को पराई मर्द छू रहे हैं, उसकी फोटो खींच रहे हैं। ये कलंक कैसे धुलेगा? जैसे ही रश्मि और कमला घर पहुंची, नितेश दरवाजे पर ही खड़ा था। उसने रश्मि के हाथ से ट्रॉफी छीनकर फर्श पर फेंक दी और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की? तुम पार्लर के बहाने ये नाच गाना करने गई थी। आज इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन है। पापा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मैंने अपना हुनर दिखाया है और अपने खानदान का नाम रोशन किया है। आप इसे कलंक कह रहे हैं, लेकिन दुनिया इसे कामयाबी कह रही है। पापा बस कीजिए, अब और नहीं। रश्मि ने जो किया है उस पर हमें गर्व होना चाहिए। तभी फोन की घंटियां बजने लगी। नितेश के बिजनेस पार्टनर्स और मोहल्ले के बड़े लोग फोन करके रश्मि की तारीफ करने लगते हैं। अरे भाई नितेश, मुबारक हो, आपकी बहू ने तो कमाल कर दिया। अरे भाई, पूरे शहर में आपके खानदान की वाहवाही हो रही है। कल हम सब मिठाई लेकर आ रहे हैं। नितेश के गुस्से का गुबार धीरे धीरे फूटने लगा। जब उसने देखा कि रश्मि की वजह से उसकी समाज में इज्जत बढ़ रही है तो उसकी सोच बदलने लगी। वो शांत हो गया और रश्मि कमला के साथ अंदर चली गई। अगले दिन अखबारों में रश्मि की फोटो फ्रंट पेज पर थी। सभी लोग हॉल में बैठे चाय पी रहे थे। सविता अखबार पढ़कर नितेश से कहती है, नितेश, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब इतना बड़ा होगा। लोग तो हमारी बहू को मिसाल मान रहे हैं। दादी जी, इज्जत बंदिशों में नहीं, इंसान की काबिलियत में होती है। रश्मि बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा औरतों को सिर्फ पैर की जूती समझा, पर आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। कमला, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी आवाज हमेशा दबाई। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है।
बस अब इस घर की लड़कियों को वो आसमान दीजिए जिसकी वो हकदार हैं। तभी नितेश स्नेहा से कहता है, स्नेहा बेटा, कल से तुम वापस कॉलेज जाओगी और हाँ, तुम्हें जो भी कोर्स करना है तुम बेझिझक कर सकती हो। अब इस घर में कोई बंदिश नहीं होगी। रश्मि ने फैसला किया कि वो अपने पार्लर को एक बड़ी एकेडमी में बदलेगी जहां वो गरीब लड़कियों को फ्री में काम सिखाएगी। कमला ने भी अपनी गायकी को फिर से शुरू किया। एक दिन कमला भावुक होते हुए रश्मि से कहती है, बेटा, तूने साबित कर दिया कि जब एक बहू और सास मिल जाए तो वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।